हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर कर रहे थे और हम लोगों ने अभी तक पार्ट ए यानी कि कंपनी और पार्टनरशिप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आज की इस एक वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पार्ट बी के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। एग्जामिनेशन में पार्ट बी को अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट आपको देने होते हैं, बट आज की क्लास में बहुत सारे ऑप्शंस भी कवर हैं, तो मैं कोशिश करूंगा क्लास विद इन 1 आवर आपको पूरा का पूरा पार्ट बी अच्छे से करा दो, जो कि 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए सीबीएसई का सैम्पल पेपर पार्ट नंबर 5, और आज यहाँ पे एंड कर देंगे इस पूरे के पूरे सैम्पल पेपर को। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिस ऑफ अजम्पशन। आपने जरूर पढ़ा होगा क्लास अकाउंटिंग करते वक्त, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। 3 बेसिक फंडामेंटल अजम्पशन होते हैं क्लास, इसको बोलते हैं कैग। सी फॉर कंसिस्टेंसी, ए फॉर अक्रूवल, जी फॉर गोइंग कंसर्न, और यह है क्लास AS1 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल्स अजम्पशन। और क्योंकि ये अकाउंटिंग के फंडामेंटल अजम्पशन है क्लास, इसको पोस्टुलेट्स भी कहते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ऐसा कुछ भी नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये नहीं होता। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्लास कैश और अक्रूवल बेसिस होता है, तो क्लास पोस्टुलेट्स इसका सही आंसर होगा। आप इसका नाम ध्यान रखना, बिल्कुल नया है, बिल्कुल अलग है आपके लिए, बट आप इसको ध्यान रखना बस, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों को इसमें दिक्कत थी, नहीं समझ आ रहा, तो सीबीएसई ने क्या कर रखा है, मैंने एक चीज नोटिस करी है इसके अंदर, कुछ भी सीबीएसई ने अलग डाला है ना, और जो डिफरेंट है, जो बच्चों को शायद शायद ना आए, तो उसके लिए सीबीएसई ने दूसरा ऑप्शन भी रख रखा है। सो आप ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन कर सकते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करंट रेशियो। यार मेरी बात समझना, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है QA/CL। क्यूए का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। मेरी बात सुनना बच्चे, अगर इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं होगा तो करंट और क्विक दोनों बराबर होगा, लेकिन क्विक ज्यादा कैसे हो सकता है? क्विक असेट का मतलब तो करंट असेट में से कुछ घटाकर है, कुछ नहीं भी घटाओगे तो बराबर होगा, तो ये हमेशा ज्यादा होगा, ये कभी ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर क्विक असेट कैन बी मोर, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन ऑल आर करेक्ट तो हो नहीं सकता। क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है? तो पहला तो पक्का गलत है। ओनली फर्स्ट, तो पहला तो पक्का गलत है। सेकंड थर्ड ये सही हो सकता है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ये भी। तो जहां जहां पे फर्स्ट, देखो पहला फर्स्ट पॉइंट गलत है, तो जहां जहां पे फर्स्ट पॉइंट आएगा वो स्टेटमेंट तो किसी, वो ऑप्शन तो किसी कीमत पे सही नहीं हो सकता। तो ये तीनों ऑप्शन हट गए, तो ऑब्वियसली क्लास आंसर सी है। ये क्लास इस तरीके से आप शॉर्ट में देखकर पहचान सकते हो। अगर आप 100% श्योर हो कि पहला वाला गलत है, तो जहां जहां पहला आ जाएगा वो पॉइंट होगा ही नहीं। यहाँ भी पहला दूसरा तीसरा तीनों आ गया, पहला आ गया, यहाँ पे पहला आ गया क्लास, यहाँ पहला आ गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी आप इसे पढ़ लो। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा है उतना आपकी स्टॉक की एफिशिएंसी दिखा रहा है वो। एक्सेप्ट व्हेन गुड्स आर बॉट इन स्मॉल लॉट्स, और क्लास देखो स्मॉल लॉट्स और क्विकली अगर आप लो मार्जिन कर रहे हो क्लास, सेल्स क्विकली एट लो मार्जिन एट टू रियलाइज कैश, वहां पे एक एक्सेप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट तो पहली लाइन से ही सही लग रहा है। सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 100%, तो दूसरा तीसरा तो पक्की बात है। अच्छा एक सेकंड से, हाँ तीसरा और दूसरा ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो पहला गलत, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों को मिला के 100% होता है, ये तो आपको पता ही है। 28, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 लाख। मेरी बात समझना, टैक्स रेट है क्लास 40%, 10% डिबेंचर से 1 करोड़ का 10% कितना बनेगा क्लास? 10 लाख, ये इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंस्टेंट टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 12 लाख, इसमें टैक्स को ऐड कर देंगे और इसमें इंटरेस्ट को भी ऐड कर देंगे, जो कि 10 लाख है। टैक्स आप कैसे निकालोगे? अगर ये 12 लाख रुपए आफ्टर टैक्स है और टैक्स 40%, तो ऑब्वियसली 60% होगा। भाई 40% आपने टैक्स दे दिया, तो जो ये प्रॉफिट बचा हुआ है वो 60% ही तुम्हारी जेब में गया, और तुम्हें टैक्स का अमाउंट निकालना है। तो 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 8 लाख बनेगा, है ना? 8 लाख, 12 8 20, 10 30, 8 लाख है ना? 8 लाख, 12 8 20 और 20 10 30 अपॉन 10, 3 टाइम्स, उसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, राइट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये बात आप ध्यान रखना, 40% टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो 60% ही बचेगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव बाय एल्बर्ट कंपनी 5 लाख रुपए, लॉस ऑन मशीनरी ड्यू टू थेफ्ट विल रिकॉर्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। मेरी बात समझना, इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको मिला हुआ है 5 लाख, तो ये ऑपरेटिंग में
लॉस को प्लस करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम को माइनस करते हैं। जो लॉस ऑन असेट होता है ना, लॉस बाई फायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, वो प्लस होता है, इंश्योरेंस क्लेम माइनस होता है ऑपरेटिंग से। तो एडेड अंडर ऑपरेटिंग नहीं, एडेड नहीं होगा, सब्ट्रैक्टेड अंडर ऑपरेटिंग ठीक है, एक्स्ट्रा आइटम एंड एडेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं, सिर्फ सब्ट्रैक्ट होगा। और ये जो इंश्योरेंस क्लेम है ना, ये जो मशीन पे मिला हुआ है, तो ये जो क्लेम है इन्वेस्टिंग में भी प्लस होता है। ये नई चीज आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझना। कोई भी इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको मिलता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी ऐड होता है। ऑपरेटिंग में देखो ऐड लॉस होता है, ये इंश्योरेंस क्लेम ऑपरेटिंग में ऐड नहीं होगा, जो इसका लॉस हुआ है वो ऐड होगा। और लॉस अगर गिवन नहीं है तो हम इसी को ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे, बट इन्वेस्टिंग में भी प्लस होगा ये। तो एडेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं, सब्ट्रैक्टेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेक्ट है, एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जो इसका क्लेम मिलेगा वो क्लास इनफ्लो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो वो सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो वो प्लस होगा। मेरी बात ध्यान समझना, दो बातें हैं। लॉस बाई फायर, लॉस जो हुआ है मशीनरी का, अगर सामान जल गया तो अलग बात है, वो तो ऑपरेटिंग में लॉस प्लस होगा, चाहे सामान जले चाहे मशीन जले कुछ भी जले। और जो क्लेम मिलेगा वो ऑपरेटिंग से माइनस होगा। लेकिन अगर मशीन जला है और उसका क्लेम मिला है तो वो इन्वेस्टिंग में प्लस भी होगा, क्योंकि वो फिक्स असेट से रिलेटेड है। तो ये मशीन है तो इसे ऐड भी करोगे आप, जो भी क्लेम मिलेगा वो उसे ऐड करोगे, और ये जो क्लेम है ऑपरेटिंग से माइनस होगा। लॉस के बारे में पूछा नहीं है, सॉरी लॉस के बारे में पूछा नहीं है, तो लॉस होता तो हम लोग लिखते, प्लस करते ऑपरेटिंग में, 3 जगह जाता फिर वो नहीं आता तो क्लास ऑप्शन वाला कर लो। अ कंपनी इशू 20,000 डिबेंचर, 100 का एक 10% डिस्काउंट। These debentures to be redeemed 15% premium at the end of the 5 year. The balance in security premium reserve account on the date of issue 3,70,000. How this transaction will be reflected in cash flow statement? बच्चों ध्यान समझना, सबसे पहले क्लास देखो, जो तुम्हारा डिबेंचर्स है वो कितने डिबेंचर्स हैं, 20,000 डिबेंचर्स, डिस्काउंट है 10 का और रिडीम है 15 का प्रीमियम। तो डिस्काउंट है 10 का, तो ये 2 लाख आ गया, इस 2 लाख को बोलेंगे डिस्काउंट ऑन इशू, राइट, डिस्काउंट ऑन इशू। रिडीम हो रहा है क्लास 15 रुपये प्रीमियम पे, तो 20,000 इंटू 15 3 लाख, इसको हम लोग बोलेंगे लॉस ऑन इशू। ओके, तो जो टोटल अमाउंट है वो हो गया क्लास 5 लाख। जो टोटल अमाउंट है वो कितना है क्लास आपका 5 लाख, राइट। तो आप इसे राइट ऑफ करोगे, सीधी सी बात है। अगर तुम्हारा 5 लाख रुपए का लॉस हुआ है तो सबसे पहले आप इसे एसपीआर से राइट ऑफ करोगे। तो एसपीआर में जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा हुआ है क्लास, चेक करो, 3,70,000। एसपीआर में जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 3,70,000। तो 1,30,000 का जो बैलेंस आपको दिख रहा है ना, 1,30,000 का बैलेंस, ये जो 1,30,000 का बैलेंस है, ये कहाँ से राइट ऑफ करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल मतलब ये ऑपरेटिंग में जाएगा, समझ गए, ऑपरेटिंग में क्लास ये आप प्लस करोगे। हाउ द ट्रांजेक्शन विल रिफ्लेक्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसमें क्लास एड इन 1,30,000 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ठीक है। इनफ्लो ऑफ 20 लाख फ्रॉम फाइनेंसिंग। अच्छा एक चीज देखो, आपने डिबेंचर इशू किया है, 20,000 डिबेंचर है, 100 का एक है, लेकिन 10% डिस्काउंट, तो भाई 90 ही तो मिलेगा आपको, पैसा तो 90 ही आएगा। तो 20,000 इंटू 90 1,18,00,000 होना चाहिए, तो ये 20 लाख गलत है। एड 5 लाख तो ये गलत हो गया। एड 1,30,000 ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ इनफ्लो ऑफ 18 लाख अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये मुझे ठीक लग रहा है, ये तो गलत ही पक्का। सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 1,30,000 ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो पी एंड एल से, देखो वही चीजें कैश फ्लो में आती हैं जिसका दो ऐसी चीज हो, जैसे कैश और पी एंड एल, इन दोनों से रिलेटेड जो चीजें हैं वही कैश फ्लो के अंदर आती हैं। याद करो आपने मशीन अकाउंट भी बनाया होगा, तो BD/CD नहीं लिखते थे आप सिर्फ बैंक और पी एंड एल यानी कि सेल परचेज और लॉस यही लिखते थे। तो यहाँ पे 1,30,000 और 18 लाख ये बिल्कुल करेक्ट है, और बाकी सब ऑप्शन गलत है। कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग तो सीधे सीधा हिसाब है, 20,000 डिबेंचर है, 90 का एक है, तो 18 लाख आएगा ना फाइनेंसिंग के अंदर, तो 20 थोड़ी आएगा। 30 क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। तो हाँ, ये भी 1 नंबर क्वेश्चन है। ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट बना लो, रफली बनाना है तो मैं भी रफली बनाऊंगा। BD 3 लाख है, CD 2 लाख है, एडिशन इन्फॉर्मेशन डेप्रीशिएशन है 40,000 का। आगे लिखा है परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 30,000 यहाँ पे आ जाएगा। पार्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 12,000, प्रॉफिट ही 12,000 यहाँ आएगा। 3,42,000 में से 240 जाएगा, 342 में से 240, 1,02,000 है कि ऑप्शन में भी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार देख लेता हूँ। 30 + 12 342 - 240,
1,02,000 की सेल आ जाएगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बैलेंसिंग फिगर 1,02,000। जैसे फिक्स एसेट का अकाउंट बनाते हो ऐसी क्लास आपने इसका अकाउंट बना लेना है, दैट्स इट। 31, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम अंडर द हेड एंड सब हेड इफ एनी। तो आपको क्लास हेड और सब हेड में फाइंड आउट करना है इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो देखो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये किसके अंदर क्लास आएगा मुझे बताओ। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये किसके अंदर आएगा, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो जो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है, क्योंकि करंट मैच्योरिटी है तो इसका जो हेड है आप यहाँ लिख दो हेड और यहाँ पे सब हेड। ठीक है, तो इसका जो हेड है करंट मैच्योरिटी, क्योंकि करंट मैच्योरिटी भाई अगर मान लो किसी को 5 साल बाद लौटाना है और अभी आप 1 साल के अंदर अंदर लौटा दोगे तो ये आ गया क्लास करंट लायबिलिटी, और जो सब हेड है वो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, राइट। करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फर्नीचर एंड फिक्सचर ये तो नॉन करंट एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर, टेंजिबल एसेट के अंदर ये आ जाएगा, राइट। हेडिंग सब हेडिंग ध्यान रखना। प्रोविजन क्लास ये आएगा नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखो वारंटी क्लेम जो होता है ना लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, इनकम रिसीव्ड एडवांस करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या है क्लास अदर करंट लायबिलिटी। कॉल्स इन एडवांस का भी यही है। कैपिटल एडवांसेस तुमने लंबे समय के लिए दे दिया है तो नॉन करंट एसेट, और होगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, राइट। फिर ये है कैपिटल एडवांस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, तो ये करंट एसेट है, और ये होगा शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो बस यही हो गया। आपको 3 नंबर क्वेश्चन होगा, 6 पॉइंट है, हर एक पॉइंट आधा आधा नंबर का है। ओके, नेक्स्ट। Lala Limited and Bala Limited use different accounting policies for inventory valuation. These variations leave a big questions. देखो लाला और बाला दोनों डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर रहे हैं, और these variations leave a big questions on mark द क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ दीज टू फर्म्स नॉट पॉसिबल। देखो दोनों कंपनी अगर अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग यूज करेंगे तो दोनों का कंपैरिजन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या है, वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज, लिमिटेशंस है वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये लिमिटेशंस हो गई। ऑल्सो एक्सप्लेन एनी टू, तो अदर लिमिटेशंस क्या है क्लास, अदर लिमिटेशंस रेशियो एनालिसिस के। तो सबसे पहला लिमिटेशंस है इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करना है, पहला क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करना है, और दूसरा है इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। आप कोई भी लिख सकते हो जो आपका मन करे, कोई भी दो आप लिख देना, ठीक है। और 33 डिटरमाइन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई। तो रिटर्न पहले फॉर्मूला लिख देना क्लास। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। और नेट असेट टर्नओवर रेशियो, तो नेट असेट टर्नओवर रेशियो कैसे निकालोगे, नया रेशियो है ध्यान रखना, नेट असेट टर्नओवर रेशियो। और तो आप लिखोगे नेट सेल्स अपॉन नेट असेट, नेट असेट को ही आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो, राइट। इसमें इंटू 100 होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले लिख दिया आपने। अब एक काम करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख है। अब यहाँ पे वही वाली बात हो गई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख है और टैक्स कितना है क्लास, टैक्स रेट 40% है, तो ये 60% हो गया इंटू 40। आप टैक्स का अमाउंट निकाल लोगे, 6 लाख जो है 60% हो गया, तो आपको 40% निकालना है, जो कि टैक्स आ गया 4 लाख रुपए, टैक्स आ गया 4 लाख, ठीक है। हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये जो अमाउंट है टैक्स का ये हो गया 6 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स जो है वो कितने का है 4 लाख, प्लस करेंगे इसमें इंटरेस्ट, तो 15% डिबेंचर 20 लाख, 20 लाख का 15% कितना होता है, 20 लाख का 15%, 20 लाख का 10% 2 लाख, 15% 3 लाख। बैंक लोन लिया है 10% पे, तो 20 लाख का 10% बैंक लोन जो आएगा 20 लाख का 10% हो गया 2 लाख।
प्रेफरेंस शेयर्स का मत लेना क्लास, वो कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट नहीं होता, उस पर डिविडेंड जाता है। तो ऊपर की जो टोटलिंग है वो होगी क्लास 6 4 10 3 13 2 15 लाख, तो ऊपर आ गया 15 लाख। नीचे हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, शेयर कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर्स प्लस इक्विटी शेयर्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस और प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट इसमें क्या क्या है क्लास, मुझे बताओ। लॉन्ग टर्म डेट 80, 20 लाख का लोन हो गया और 20 लाख के डिबेंचर्स हो गया, तो 1 करोड़ 20 लाख है ना, 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, तो ये ऊपर है 15 लाख, नीचे है 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100, 12.5%, तो 12.5% का आपका आ गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। अब नेट सेल्स चाहिए आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 1 करोड़ 20 लाख, नेट सेल्स कैसे निकलेगा, सेल्स दे रखा है 375, सेल्स रिटर्न 15, तो 3 लाख, जैसे 3 करोड़ 75 लाख है, सॉरी 3 करोड़ 75 लाख माइनस 15 लाख, तो ये 3 करोड़ 60 लाख हो जाएगा, 3 करोड़ 60 लाख है ना, सही लिखा है, 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख डिवाइड बाई 3 करोड़ 60, जीरो भी समझ नहीं आ रहा कितने हैं, डिवाइड बाई 1 करोड़ 20 लाख, तो ये 3 टाइम्स आ गया, इसका आंसर टाइम्स में आता है 3 टाइम्स, राइट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे, पहले फॉर्मूला लिखोगे फिर आपने कंप्यूटेशन कर देना है, बस फॉर्मूला लिख के करना है ना, फॉर्मूला याद भी रहेगा और एग्जामिनेशन में स्टेप वाइज मार्किंग हुई तो नंबर ही मिलेगा। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो 0.3:1, तो ऊपर आएगा डेट और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या क्या होता है, ईएससी प्लस पीएससी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, राइट, ये दे रखा है 0.3:1, ओके 0.3:1, इसे 10 लाख, इसे 3 लाख मान लो, ऐसे कर सकते हो। वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल इंप्रूव, देखो बेटा इंप्रूव डिक्लाइन वाले क्वेश्चंस जो है या नो चेंज वाले क्वेश्चंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से अच्छे से समझना क्लास। मैं तुम्हें स्पेशली एक वीडियो बना के बिफोर एग्जाम इसके जितने भी रेशियोज है सबके इंप्रूव डिक्लाइन वाले क्वेश्चन कराऊंगा और ये भी तुम्हें पूरा समझ आएगा। लाइक कर देना, हिट बटन अगर तुम्हें समझ आता है तो, राइट। ध्यान सुनो, सेल्स ऑफ इक्विपमेंट 10 लाख फॉर 9 लाख, 10 लाख की इक्विपमेंट को 9 लाख का बेचा है आपने, तो 1 लाख का लॉस हो गया, तो लॉस डेट में तो आएगा नहीं, लॉस डेट में तो आएगा नहीं, लॉस क्या करेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को कम करेगा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में प्रॉफिट भी आता है ना, याद है आपको, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस प्रॉफिट है, तो लॉस हमें 1 लाख का, 10 लाख की चीज को 9 लाख में 1 लाख का लॉस हो गया, तो लॉस कैपिटल एम्प्लॉयड कम करेगा, तो आप पहला आंसर लिखोगे, रेशियो जो होगा वो डिक्रीज होगा, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया ना, डिनोमिनेटर कम हो गया तो रेशियो इंक्रीज होगा। आप पहला आंसर लिखोगे रेशियो इंक्रीज, इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि आप लिखोगे देयर इज नो चेंज इन डेट बट कैपिटल एम्प्लॉयड रिड्यूस, किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर कम हो जाता है तो रेशियो बढ़ जाएगा, राइट। लाइक 3 लड्डू हैं, 1 लोगों में बट रहा था, सॉरी अगर मान लो मैं बोल लूँ कि 5 लड्डू है, 2 लोगों में बट रहा था और सबको 2.5 मिल रहा था, 2.5, अगर मैं इसको 1 कर दूंगा सबको 5 ही मिलेगा, तो डिनोमिनेटर जो है बेटा वो ध्यान रखना, अगर कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशियो इंक्रीज करेगा, ओके, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो रेशियो डिक्रीज करेगा। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 10 लाख और फॉर ए क्रेडिट ऑफ 15 मंथ एज्यूमिंग ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ। अब यहाँ पे 2 सवाल आ गए, ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का है, 18 मंथ्स का है, तो 18 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल है, तो क्रेडिट अगर उसके अंदर अंदर है तो वो शॉर्ट टर्म हो गया, वो करंट हो गया, तो आपने उधार खरीदा है क्लास, यानी करंट लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा और करंट असेट भी ऐड हो जाएगा, इन दोनों में कहीं कुछ नहीं आता, तो आप लिखोगे नो चेंज, नो चेंज, क्योंकि देर इज नो चेंज इन डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि ये करंट असेट करंट लायबिलिटी का मुद्दा है, लॉन्ग टर्म डेट और शेयरहोल्डर फंड का या कैपिटल एम्प्लॉयड का मुद्दा नहीं है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, डिबेंचर कम हो गया है ना, और जो डिबेंचर नीचे भी होता है यहाँ से भी कम हो गया, और इक्विटी शेयर्स बढ़ गया तो इक्विटी शेयर्स नीचे आता है, तो आप देखोगे डिबेंचर कम हो गया, डिबेंचर को रिडीम कर दिया आपने, डिबेंचर कम हो गया है ना, तो डिबेंचर तो यहाँ भी होता है कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर, तो ये भी कम हो गया, बदले में शेयर्स इशू कर दिया तो शेयर्स नीचे आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, तो ये बढ़ गया, तो अगर देखो तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, यहाँ से ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर कम हो गया, तो ऊपर कम हो गया रेशियो डिक्लाइन, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे रिड्यूस डेट एंड देयर इज नो चेंज इन कैपिटल एम्प्लॉयड। टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड अगर आ जाता है,
टैक्स रिफंड अगर आ गया तो ये क्लास क्या करेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ा देगा। टैक्स अगर हम पे करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाता है ना। टैक्स रिफंड हो गया तो क्लास ये बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ेगा तो रेशियो क्या होगा क्लास, डिक्लाइन। ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो रिफंड हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा आपका, तो ये डिक्लाइन हो जाएगा। डन। तो इस तरीके से आपको सारे इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं। एक और क्वेश्चन 34, आई थिंक 34 क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो अच्छे से तसल्ली से जरा क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। आशना and class alumnus of CBSE school initiated her startup SmartPay in 2015. SmartPay is a service platform that processes payment via UPI and POS and provide credit or loans to their client. During their 21 SmartPay issue bonus share, बेटा बोनस शेयर इशू किया है इन्होंने 5:1 में, यानी कि जिनके पास 5 शेयर्स हैं उनको एक शेयर से फ्री में दे देंगे, ऐसा कहते हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ स्मार्ट पे आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन 7,50,000। प्रॉफिट वाज अराइव आफ्टर टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग आइटम। आगे भी ये क्वेश्चन, इंटरिम डिविडेंड है, डिप्रिसिएशन है, लॉस ऑन मशीन ड्यू टू फायर। देखो ये लॉस ऑन मशीन है ड्यू टू फायर, ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा। इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है ये ऑपरेटिंग से माइनस होगा, साथ में ये इन्वेस्टिंग में प्लस होगा क्योंकि मशीन की बात है, तो इन्वेस्टिंग में प्लस करोगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 30,000 का है, टैक्स रिफंड 20,000 का है। टैक्स रिफंड का ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स में से भी माइनस करते हैं इसको और टैक्स पेड से भी इसको माइनस करते हैं। आगे लिखा है क्लास एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह सब दे रखा है यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाले, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 10 था अब 12 हो गया। तो पहले अगर इक्विटी शेयर कैपिटल 10 था, आप 5:1 में बोनस इशू करते हो, यानी कि 5 को 1 देते हो, तो 10 लाख को कितना दोगे, 2 लाख। यानी कि जो 2 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं ये क्लास फ्री में इशू किए गए हैं, ये बोनस शेयर है और इसको रिजर्व से इस्तेमाल करके इशू किया गया। लिखा हुआ है 5:1 बाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व। भैया देखो शेयर इशू करते हो तो एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक में पैसा आता है इसलिए शेयर इशू फाइनेंसिंग में प्लस होता है। यहाँ पे आपने फ्री में इशू किया तो शेयर इशू फाइनेंसिंग में प्लस नहीं होगा। तो सर शेयर तो इशू हुआ है, पैसा नहीं आया, तो डेबिट क्या करा होगा, भाई बैंक टू शेयर कैपिटल करते हो ना, तो अभी तो पैसा आया नहीं है तो कुछ तो डेबिट करा होगा। भाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व यानी कि रिजर्व को डेबिट करा है, और कौन सा रिजर्व हमारे पास है यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जनरल रिजर्व को यूज नहीं करते, एसपीआर को बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज करते हैं। शेयर की थ्योरी याद होगी, शेयर्स की थ्योरी में मैंने कहा था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 5 यूजेस है, उसमें से सबसे पहला यूज है फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं क्लास, ठीक है। तो यानी कि जो 2 लाख का 5 लाख था पहले एसपीआर, अब 3 लाख हो गया। ये 2 लाख का प्रीमियम गया कहाँ, ये 2 लाख का प्रीमियम बोनस शेयर देने में यूज हुआ है, यानी कि एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आपने एंट्री पास करी। तो ना ही यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है और ना ही यहाँ पे बैंक है, तो ये ट्रांजेक्शन कैश फ्लो में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। पहला दूसरा ट्रांजेक्शन कहीं भी रिकॉर्ड आप नहीं करोगे। बाकी जीआर है, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये दोनों क्या है क्लास, ये दोनों के दोनों वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बाकी मशीन है, इन्वेस्टमेंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, फाइनेंसिंग में आता है, गुडविल है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, बस ये है सारी की सारी चीजें। तो अब एक काम करते हैं हम लोग फटाफट, हाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। गुडविल परचेज दे रखा है 20,000, प्रपोज डिविडेंड तुम्हें दे रखा है 31 मार्च 21 का 1,60,020। तो तुमको पता है परचेज प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का कुछ नहीं कर, करंट ईयर कुछ नहीं करना, ये पिछले साल का ही आप ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, पिछले साल का ऑपरेटिंग से फाइनेंसिंग से माइनस करोगे। तुम्हें बनाना क्या है, अच्छा इन्होंने कैश फ्लो नहीं बोला बनाने के लिए, इन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बोला बनाने के लिए, बोला है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बताना है, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बताना है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताना है और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताना है। यार ये तो बहुत आसान है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो देख लो ना कितना कितना है, ये रहा क्लोजिंग कितना है, ये रहा 1.5 लाख और 2 लाख, तो ये तो सीधा सीधा हो गया ना, कैश 2 लाख है और मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो ये तो सीधा सीधा हो गया, कैश क्लोजिंग कैश 2 लाख, क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज
1.5 लाख, ये तो सिंपल आ गया 3.5 लाख। ये तो यहीं पे ही खत्म हो गया। अब तुम्हें ये चीजें निकालने, देखो तुम्हारे पास दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के लिए। पहला तरीका, तुम क्वेश्चन को बिल्कुल कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा बनाते हैं वैसे ही बनाओ। दूसरा तरीका क्लास, तुम इन चीज़ों को ऐड करके भी छोटा छोटा बना के भी दिखा सकते हो। तो मैं बेहतर यही है कि आपको अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं पूरा का पूरा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन उससे पहले इसमें देखते हैं क्या क्या नोट्स बन सकता है। गुडविल परचेज तुम्हें दे रखा है और मशीनरी का बैलेंस तुम्हें दे रखा है। तो एक काम करो, यहाँ पे आप गुडविल का अकाउंट बना लो। गुडविल का अकाउंट बनाओ, कुछ चीज़ें हमें मिल जाएंगी इसमें से। और एक मशीनरी का अकाउंट बना लो वर्किंग नोट में। बनाना पड़ेगा, इसके बिना थोड़ा फिर दिक्कत होगी सॉल्व करने में, राइट। तो गुडविल का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। तो देखते हैं गुडविल का यहाँ दे रखा है, ओपनिंग है 80, क्लोजिंग है 30। ओपनिंग है 80, क्लोजिंग है 30। ओपनिंग है 80, क्लोजिंग है 30। गुडविल रिटर्न ऑफ और परचेज, रिटर्न ऑफ ना पी में आता है, ठीक है, इसमें पी में। तो जो परचेज तुम्हें दे रखा था यहाँ पे, गुडविल परचेज 20,000 दे रखा है टू बैंक 20,000। तो ये हो गया 1 लाख। 1 लाख रिटर्न ऑफ हो गया 70,000। तो ये दोनों चीज़ें, परचेज मैंने बोला बैंक और पी ऑपरेटिंग में जाएगा, रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग में प्लस होता है और परचेज इन्वेस्टिंग से माइनस होता है। मशीन का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, पेपर में पूरा पूरा लिखना, बाई बैलेंस सीडी। तो देखते हैं क्लास कितना कितना है मशीनरी, आप चेक करो। मशीनरी, मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख, ठीक है, यही है ना। मशीन ओपनिंग है 2 लाख, क्लोजिंग है 3 लाख। फिर यहाँ पे लिखा है क्लास डिप्रिसिएशन मशीनरी 40,000 बाई डेप, P&L में आता है डेप 40,000, ऑपरेटिंग में प्लस हो गया डेप। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर 20,000, वो भी लिखोगे लॉस बाई लॉस ऑन सेल, लॉस बाई फायर, सॉरी बाई लॉस बाई फायर 20,000, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम नहीं आएगा इसमें, वो सीधा इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो ये हो गया 3,60,000, 3,60,000, 1,60,000। ये लिखोगे टू बैंक परचेज के नाम से। प्रॉफिट तो आएगा नहीं, सेल तो कुछ हुआ नहीं है, तो जो बैलेंस आएगा परचेज के नाम से। तो ये आई थिंक 2 अकाउंट बनेंगे इसके अंदर, जो तुमको ये 2 अकाउंट बनाने हैं। अब हम बना लेते हैं कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट, उसी से क्लियर हो जाएगा। तो यहीं पे बना लेते हैं। हाँ, फॉर्मेट, या फिर आप ऐसा समझ लो शॉर्ट में आप एक एक चीज़ निकाल रहे हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे कर लो, तो ये शॉर्ट कैलकुलेशन हमारी हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ निकालेंगे, क्या क्या निकालेंगे क्लास, कैलकुलेशन ऑफ कैश नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी items and working capital change and profit before working capital changes, profit before working capital changes। मैं 2 चीज़ें निकाल रहा हूँ यहाँ पे, particulars amount, ठीक है। मैं ये दोनों चीज़ें निकालूंगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, राइट। तो नेट प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में कहाँ दिया, शुरू में ही दिया हुआ था। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 7,50,000 का, तो नेट प्रॉफिट लिख लो 7,50,000। इसमें कुछ चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं। अब आप बिना फॉर्मेट बनाए सीधे सीधे ऐड करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहे आप, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर ऐड करने के लिए। सबसे पहले तो आप ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड।
और वो कितना दिया हुआ है क्लास, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स रिफंड था 20,000 का और प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, करंट ईयर का लेना है 80 में से 20 घटा दो 60 आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 60, क्योंकि आपको माइनस करना होता है टैक्स रिफंड को प्रोविजन फॉर टैक्स में से भी और टैक्स पेड में से भी। फिर यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करोगे, प्रपोज डिविडेंड 1,60,000 का था प्रीवियस ईयर का, प्रपोज डिविडेंड 1,60,000, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड वो भी था क्वेश्चन में कुछ, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड देखो ये रहा 1,60,000 और इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में था यहीं पे रहा, इंटरिम डिविडेंड 90,000, ठीक है। और ये फाइनेंसिंग से माइनस भी होगा, ध्यान रखना, इंटरिम डिविडेंड 90,000 या प्लस कर दिया, तो जब हम फाइनेंसिंग बनाएंगे तो माइनस करेंगे, मैं यही बना लेता हूँ, भूल जाएंगे नहीं तो। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। दोनों को माइनस करना है, डिविडेंड पेड 1,60,000 था और इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड 90,000, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड 90,000 डन है क्लास। इंटरिम डिविडेंड हो गया। डेप्रिसिएशन लॉस, लॉस बाई फायर कितना है 20,000, इंश्योरेंस क्लेम 10,000, लिखो लॉस बाई फायर 20,000, लॉस बाई फायर 20,000, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम 10,000, ट्रांसफर टू जर्नलिज्म है वो भी आपको यहीं पे ऐड कर देना है, चलो यहीं कर देते हैं, ट्रांसफर टू जर्नलिज्म ऊपर लिखोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें एसपीआर तो आएगा नहीं, बट जर्नलिज्म में जो ट्रांसफर किया है वो देख लो कितना है। जर्नलिज्म पहले था 1.5 लाख, अभी भी 1.5 लाख, अच्छा जीरो है, चलो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रांसफर टू जर्नलिज्म जीरो है तो फिर इसका नाम और निशाने मिटा दो, फिर तो क्या ही लिखना। तो ये हो गया क्लास बिफोर चेंजेस 60,000, 160, 90, 20, 10, 3,20,000, 3,20,000 प्लस 750 ये आएगा 10,70,000, 10,70,000। तो ये जो आएगा क्लास इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये क्वेश्चन पूछ रहा था, इसमें कुछ और चीज़ ऐड करोगे लाइक डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन था, गुडविल रिटर्न ऑफ 70,000 था ना, 20,000 परचेज था, 70,000 गुडविल रिटर्न ऑफ, 20,000 परचेज तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, परचेज गुडविल, परचेज गुडविल 20,000 जो जहाँ जाएगा लिखते चलो, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस, लॉस ऑन सेल था क्या, कहाँ पे है देखो, एक तो ना क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन दे दिया। इंटरमीडिएट कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन 40,000 का है वो लिख लो, डेप्रिसिएशन 40,000 का है वो लिख लो। इसके अलावा तुमने गुडविल रिटर्न ऑफ हो चुका है, गुडविल परचेज आपने लिख दिया, गुडविल रिटर्न ऑफ 70,000, गुडविल परचेज 20,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या था, डेप्रिसिएशन 40 लिख चुके हैं, लॉस बाई फायर 20,000 वो ऑपरेटिंग में आ चुका है ऑलरेडी, और 1,60,000 का परचेज है, तो ये लिखो परचेज ऑफ मशीनरी 1,60,000, परचेज ऑफ मशीनरी 1,60,000, और जो क्लास इंश्योरेंस क्लेम है वो भी प्लस करोगे, इंश्योरेंस क्लेम कितना प्लस करोगे 10,000, 10,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला है। और कुछ है इसके अंदर, मशीनरी अकाउंट खत्म, और कुछ नहीं है मशीनरी अकाउंट में। लॉस बाय फायर लिख चुके हैं, डेप्रिसिएशन लिख चुके हैं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ये भी हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 30,000 यहाँ पे ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स
30,000 और यही 30,000 यहाँ से माइनस करोगे इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम 30,000, ठीक है। और क्या है, लॉस, और क्या ऐड करना था, टैक्स रिफंड हो गया। इधर देखो क्लास, इन्वेस्टमेंट ये आएगा नहीं, मशीनरी हो चुका है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 3 लाख से हो गया 4 लाख, मशीन का तो अकाउंट बना चुके हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया 3 लाख से 4 लाख, तो ये लॉस कुछ भी नहीं है, समझ लो ये लॉस कुछ नहीं है, इंटरेस्ट इनकम है सीधे, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। हाँ, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख, यहाँ पे लिखो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया है 1 लाख, गुड परचेज माइनस हो गया, मशीनरी परचेज माइनस, इंश्योरेंस क्लेम प्लस, और 30,000 का इंटरेस्ट प्लस, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख। और क्या क्या है इसमें, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख से 2.5 लाख, 50,000 रुपये, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे आएगा 50,000 रुपये, प्लस इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का 50,000, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, देख लेते हैं इसको, 40, 70 माइनस 3, 80, तो ये 80,000 यहाँ ऐड हो गया, 80 प्लस 10, 70, 11,50,000, इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें करंट लायबिलिटी, करंट असेट वो आ जाएगा और टैक्स पेड आ जाएगा लास्ट में, तो सीधा पूरा कैश फ्लो हो जाएगा। ये 2 हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, सारी चीज़ें हमने लिखी दी है, 10,000, 30,000, माइनस 1 लाख, माइनस 1,60, माइनस 20, 2,40,000, 2,40,000, और इसके लिए वो 50,000, माइनस 1,60, माइनस 90, ये आ गया माइनस का 2 लाख। तो ये जो 2 लाख है इसमें इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और ये जो माइनस का 2,40 है इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो खत्म, यही हमको पूछा था कि ये बताओ, एक पहला आंसर तो ये हो गया फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का ये आंसर हो गया, थर्ड वाले का ये आंसर हो गया, फोर्थ वाले का ये आंसर हो गया, और जो फिफ्थ है, वीडियो पॉज करके लिख लेना, कुछ रह गया हो तो देख लेना, मैंने सारी चीज़ें तो कराई दी है। और जो ये फिफ्थ पॉइंट है इसमें लिखा है कैलकुलेट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी दोनों को ऐड किया, आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बस खत्म। तो इस तरीके से देखो पूरा का पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया। हालांकि कैश फ्लो का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, बट हमने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर लिया। उम्मीद है क्लास आप लोग अच्छे से सीबीएसई के सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर लोगे। बहुत बड़ा पेपर था सच कहूँ तो, क्वेश्चंस अच्छे खासे थे, कुछ इजी क्वेश्चंस तो समझ लो पूरे क्वेश्चन पेपर में 20 नंबर का ही आया होगा, बाकी 60 नंबर का क्लास जो है थोड़ा सा अपर लेवल का इन्होंने पूछा है, और देखते हैं पेपर कैसा आएगा। बट जो भी पेपर आएगा तुम्हें उसकी पूरी प्रिपरेशन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तुमको पेपर कितना भी टफ आए लेकिन तुम्हें आसान लगे, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, चैनल को शेयर करो सारे दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लो। वन शॉट भी आ रहा है क्लास, धीरे धीरे केस स्टडी सीरीज भी आएगी, बहुत तुम्हें A to Z सारी प्रिपरेशन यहाँ पे कराऊंगा चैनल पे। बस प्यार सपोर्ट बनाए रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।